सुप्रभात बच्चों, आज मैं आप सबों को 10th क्लास का क्षितिज भाग 2 का कहानी लखनवी अंदाज का समरी अर्थात सारांश बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले बच्चों, मैं आप सबों को पाठ का परिचय करवाती हूँ। तो इस कहानी के लेखक यशपाल हैं। इस कहानी में उन्होंने एक ऐसे नवाब साहब का वर्णन किया है जो अपने आप को लखनऊ का नवाब साहब समझते हैं और बाहरी दिखावा करते हैं। बाहरी दिखावा करने में ही वे अपने आप को गर्व का अनुभव करते हैं। रईसी का प्रदर्शन करते हैं। तो रईसी का प्रदर्शन करने में उन्होंने एक बार पैसेंजर ट्रेन में 2nd क्लास का टिकट लेते हैं और खीरे में नमक मिश्रित जीरा का पाउडर, मिर्च का पाउडर का छिड़काव करने के बाद वह उसे खाते नहीं, बल्कि उसे मुंह के पास ले जाकर उसे सूंघ कर फेंक देते हैं। तो उनके द्वारा किए गए कारनामों को लेखक देखते हैं और सोचते हैं कि जब किसी वस्तु को बिना खाए उसके रसों के स्वाद का आनंद लिया जा सकता है, तो क्यों नहीं बिना पात्र के, बिना घटना के, बिना रचना के नई कहानी की रचना की जा सकती है। तो प्यारे बच्चों, अब मैं पाठ का सारांश शुरू करती हूँ। तो इस पाठ में, इस कहानी में मुख्यतः 2 पात्र हैं। पहला लखनऊ के नवाब साहब और दूसरा लेखक। एक बार लेखक को कहीं जाना था, नज़दीक ही जाना था, तो उन्होंने पैसेंजर ट्रेन में 2nd क्लास का टिकट लेते हैं और पैसेंजर ट्रेन में 2nd क्लास का टिकट यह सोच कर लेते हैं कि मैं वहाँ पर एकांत में बैठकर नई कहानी के बारे में सोचूंगा और भीड़ से हटकर एकांत में बैठकर नई कहानी के बारे में चिंतन मनन करूँगा, सोचूंगा और ट्रेन की खिड़की से बाहर के प्राकृतिक दृश्यों का नज़ारा भी ले सकूँगा। ऐसा सोचकर उन्होंने पैसेंजर ट्रेन में 2nd क्लास का टिकट लिए थे। गाड़ी छूट रही थी, लेखक जल्दी में थे, तो उन्होंने ज्यों ही ट्रेन के एक डिब्बे में प्रवेश करते हैं तो वो देखते हैं कि उस डिब्बे में पहले से एक सफ़ेद पोश का अर्थ होता है सभ्य एवं शिक्षित व्यक्ति, जो सफ़ेद वस्त्र में सफ़ेद कपड़ा पहने हुए थे और वो उसी डिब्बे में खिड़की के तरफ वाले बर्थ पर पालथी मार के बैठे हुए थे। जब लेखक उस डिब्बे में प्रवेश करते हैं तो वो नवाब साहब उनकी तरफ एक बार भी नहीं देखते हैं और न बात करने की कोशिश करते हैं। लेखक को थोड़ा अटपटा लगता है। वो सोचने लगते हैं कि वे कैसा आदमी है, लेकिन फिर भी लेखक उसी डिब्बे में प्रवेश करते हैं और नवाब साहब के सामने वाले बर्थ पर, जो कि सीट खाली था, उनके सामने वाले बर्थ पर जाकर बैठ जाते हैं। सफ़र तय हो रहा है। ट्रेन छुक छुक की आवाज़ करती हुई जा रही है। दोनों आमने सामने बैठे हैं, लेकिन एक बार भी बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन बीच बीच में दोनों कभी कभी तिरछी नज़रों से अर्थात कनखियों से एक दूसरे को देख लिया करते हैं। फिर लेखक सोचते हैं कि अब आगे क्या होगा। नवाब साहब पहले से ही अपने पैर के ऊपर एक तौलिए पर 2 ताजे एवं चिकने खीरे को फैलाकर बैठे हुए थे और ज्यों ही लेखक उस डिब्बे में प्रवेश करते हैं तो नवाब साहब लेखक को खीरा खाने के लिए आग्रह करते हैं, लेकिन लेखक ने धन्यवाद कहते हुए खीरा खाने से मना इसलिए कर दिया क्योंकि वो बोले कि अभी खाने की इच्छा नहीं है और मेरा पेट भरा हुआ है। लेकिन लेखक पूरे रास्ते सोचते जाते हैं। हालांकि उन्हें बात करने की इच्छा हो रही है, वो सामने वाला व्यक्ति से बात करना चाहते हैं, लेकिन नवाब साहब तो अपने आप को नवाब साहब समझ रहे थे, अपने आप को खानदानी समझ रहे थे और अपने आप को रईसी का प्रदर्शन कर रहे थे, तो वो बात करना पसंद नहीं कर रहे थे। फिर लेखक सोचते हैं कि अच्छा, अब ये व्यक्ति आगे क्या करने वाला है। तो बच्चों, आप सभी समझ सकते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। तो आगे नवाब साहब क्या करते हैं, वो जो 2
ताजे और चिकने खीरा को जो फैला कर रखे हुए थे, उन दोनों खीरों को पहले धोते हैं, फिर उसे पोंछते हैं और फिर उसके एक सिरे को चाकू से गोंद कर उसका झाग निकालते हैं और फिर उसे चाकू से खूब अच्छे सलीके से अर्थात अच्छे तरीके से पीस टुकड़े टुकड़े में उसे काटते हैं और फिर तौलिए के ऊपर उन खीरे के फाकों को फैला देते हैं। फिर लेखक देखते हैं कि खीरे के एक फाक को फैला देते हैं, उसके बाद उसके ऊपर नमक और जीरा मिश्रित पाउडर को छिड़कते हैं, फिर मिर्च के पाउडर को भी छिड़कते हैं। ऐसा करने के बाद नवाब साहब के चेहरे का जो हाव भाव देखने से ऐसा लग रहा था कि ऐसा करने के बाद उनके मुंह में पानी आ गया है। अब फिर उन्होंने सामने बैठे लेखक को खाने का आग्रह करते हैं। तब लेखक सोचते हैं, मैं तो पहले एक बार मना कर दिया था, यदि मैं इस बार खीरा खाऊंगा तो मेरे आत्मसम्मान को धक्का लगेगा, मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगा। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए उन्होंने खीरा खाने से मना कर दिया। उसके बाद नवाब साहब क्या करते हैं, खीरा के एक फाँक को उठाते हैं और उसे मुंह के पास ले जाते हैं और उसे खाते नहीं बल्कि उसे सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। इसी तरह से दूसरे फाकों को भी उठाते हैं और उसे खाते नहीं बल्कि मुंह के पास ले जाकर सूंघते हैं और खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। उन्होंने इसी तरह से खीरा के सारे फाकों को मुंह के पास ले जाकर सूंघ करके खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। इसके आगे क्या होता है बच्चों, इसके आगे उन्होंने बिना खाए लंबी सी डकार लेते हैं और बोलते हैं, क्या स्वादिष्ट था खीरा, क्या लजीज चीज़ थी। और इसके बारे में तो बखान ही करना बहुत ही कम होगा। फिर लेखक के ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि जब किसी वस्तु को बिना खाए उसके रसों के स्वाद का आनंद लिया जा सकता है, रसास्वादन किया जा सकता है, तो क्यों नहीं बिना घटना के, बिना विचार के, बिना पात्रों के नई कहानी की रचना की जा सकती है। और लेखक ने फिर ऐसा सोच करके उन्होंने नई कहानी की रचना कर डाले। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से क्या संदेश मिलता है? तो इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि आज भी हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो अपने आप को खानदानी समझते हैं, रईसी का प्रदर्शन करते हैं और बनावटी जीवन शैली जीने में अपने आप को गर्व अनुभव करते हैं, जैसे कि लखनऊ के नवाब साहब थे। अब मैं इस कहानी से संबंधित कुछ प्रश्नों को पूछती हूँ और जवाब आप सबों को देना है। तो बच्चों, पहला सवाल है कि लेखक पैसेंजर ट्रेन से सफ़र क्यों करना चाहते थे? तो इसका जवाब है कि लेखक पैसेंजर ट्रेन से सफ़र इसलिए करना चाहते थे क्योंकि वो भीड़ से हट करके एकांत में बैठकर नई कहानी के बारे में वो सोचना चाहते थे, नई कहानी के बारे में वो निर्माण करना चाहते थे। इसलिए वो पैसेंजर ट्रेन से सफ़र करना चाहते थे और साथ ही साथ ट्रेन की खिड़कियों से बाहर के प्राकृतिक दृश्यों का, प्राकृतिक सौंदर्य का वो नज़ारा भी लेना चाहते थे। दूसरा सवाल है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है? जब लेखक ने ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश करते हैं तो वो देखते हैं कि पहले से एक सफ़ेद पोश व्यक्ति खिड़की के बर्थ वाले सीट पर बैठे हुए हैं। तो उनके तरफ से किसी भी प्रकार की इनकी तरफ जिज्ञासा नहीं देखते हैं, ना वो बात करते हैं और ना उनकी तरफ नज़र उठाकर भी देखते हैं। तो इस तरह से उनके तरफ से असंतोष का भाव को देखकर लेखक को ऐसा लगा कि वो उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। तीसरा सवाल है कि नवाब साहब द्वारा खीरा खाने का आग्रह करने पर लेखक ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? तो इसका जवाब है कि नवाब साहब जब लेखक को पहली बार खीरा खाने के लिए कहा था तो उन्होंने मना कर दिया था, और जब उन्होंने दूसरी बार खीरा खाने के लिए आग्रह किया तो उन्होंने सोचा यदि मैं इस बार खीरा खाता हूँ तो मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचता है, धक्का लगता है। उन्होंने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने खीरा खाने से उन्होंने मना कर दिया और लेखक की यही प्रतिक्रिया उन्होंने व्यक्त की।
तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सबों को मेरे द्वारा बताए गए सारांश को समझ में आ गया होगा और उससे संबंधित जो मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछी हूँ उसका जवाब भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं अगली कक्षाओं में मिलती हूँ। जय हिंद।